ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं अर्चना वर्मा, मिरांडा हाउस के हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम हिंदी लेखन प्रश्न पत्र के अंतर्गत आवा का कलात्मक मूल्यांकन करेंगे। उद्देश्य ये है कि इस इकाई को पढ़ने के बाद आप स्त्री लेखन की एक महत्वपूर्ण कृति आवा शीर्षक उपन्यास का परिचय पा सकेंगे और उसका कलात्मक मूल्यांकन कर सकेंगे। आवा के माध्यम से दुनिया को देखने वाली स्त्री दृष्टि की प्रश्नाकुलता का एक जायजा ले सकेंगे। अपने उसूलों पर चलने की कोशिश करते हुए पात्रों के माध्यम से उत्तर आधुनिक संसार के बदलते हुए मूल्यबोध के साथ टकराव को समझ सकेंगे। अस्मिता मूलक स्त्री चिंतन की शुरुआत के बाद पितृसत्ता के अन्याय और स्त्री अस्मिता की मुठभेड़ स्त्री लेखन का ये एक चौखटा सा बन गया है, जो अक्सर स्त्री लेखन की विषय वस्तु को बहुत सीमित कर देता है। लेकिन आवा एक ऐसा उपन्यास है जो इस चौखटे का अतिक्रमण करता है और विषय वस्तु को विस्तार भी देता है। आवा की लेखिका चित्रा मुद्गल के अब तक 9 संकलन, 3 उपन्यास, 1 लेख संकलन, 1 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह, 6 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुके हैं। गुजराती में 2 अनूदित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। अंग्रेजी में हाइना एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज बहुप्रशंसित रही। दिल्ली दूरदर्शन के लिए फिल्म वारिस का निर्माण उन्होंने किया। इस बहुमुखी रचनात्मक क्रियाकलाप में आवा की जगह विशिष्ट है। न केवल चित्रा मुद्गल के अपने लेखन में, न केवल हिंदी के स्त्री लेखन में, बल्कि हिंदी के समूचे उपन्यास साहित्य में भी आवा की अपनी एक विशिष्ट जगह है। चित्रा मुद्गल छात्र जीवन में ही श्रमिक संघ के नेता दत्ता सामंत के संपर्क में आई थीं और थोड़े समय के लिए श्रमिक आंदोलन से जुड़ी थी। उन्हीं दिनों 20 वर्ष की उम्र में जागरण संस्था की सचिव बनी थी। यह संस्था बंबई में घर घर झाड़ू पोछा करने वाली बाइयों की बदहाली और शोषण के खिलाफ और उनकी बेहतरी और बुनियादी अधिकारों के पक्ष में संघर्षरत थी। उपन्यास के आरंभ में क्यों शीर्षक से जो भूमिका लेखिका ने लिखी है, उसमें दी हुई सूचनाओं के अनुसार वे इंडियन लिंक चेन के हड़ताली मजदूरों के साथ धरने पर बैठी थी। मीरा ताई के साथ लॉकअप में भी रही थी, किंतु ट्रेड यूनियनों की आपसी प्रतिद्वंद्विता, अंतर्विरोध और उनमें अपराधी गिरोहों की ठेकेदारी की जानकारी से उनका मोहभंग हुआ। उसके बाद उन्होंने जागरण के साथ जुड़ने का निर्णय किया। उनके अनुभव का घेरा विस्तृत और विविध है और उनकी दृष्टि प्रखर राजनीतिक सजगता से संपन्न है, लेकिन वे किसी भी चौखटे में बंधने से इनकार करती हैं, न विमर्श के चौखटे से, न किसी राजनीतिक मतवाद के चौखटे से। वो खुली आंखों जीवन को देखती और पूर्वग्रह रहित मूल्यांकन के द्वारा अपने मूल्यों का निर्धारण करती हैं। आवा सामान्यतः स्त्री के अनुभव जगत की सीमाओं से मुक्त और लेखिका की विस्मयकारी अकूत अनुभव संपदा से रचित एक बड़ा उपन्यास है। आवा में चित्रित देशकाल 1960 के बाद का प्रमुखतः मुंबई और गौण रूप से हैदराबाद है, लेकिन वस्तुतः वो अपने भीतर जो सामाजिक सांस्कृतिक उद्वेलन और विगत से विचलन को अपने भीतर समेटता है, उसका सूत्रपात 1990 में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई अर्थनीति के साथ हुआ। आवा का प्रकाशन वर्ष 1999 है। इस नई अर्थनीति ने पुष्ट और परिवर्धित पूंजीवाद का अवतार लेकर हमारे देखने और सोचने के तरीकों में बड़े पैमाने पर बुनियादी सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव किए। इस परिवर्तन के पहले दशक में इन बुनियादी सामाजिक सांस्कृतिक बदलावों के लगभग साथ साथ चलते और उनको दर्ज करते हुए आवा की रचना होती है। इस संदर्भ में आवा अपनी लेखिका की सूक्ष्म और व्यापक निरीक्षण क्षमता का प्रमाण देता है
ये हिंदी में अस्मिता मूलक चिंतन के जोर पकड़ने की अवधि भी है। आवा का परिप्रेक्ष्य अगर हम देखें तो वो एक बहुत जटिल और संश्लिष्ट कथानक की रचना है और ये एक वस्तु बहुल कथानक है, पात्र बहुल भी। बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियों को एक साथ गूंथने से उसकी संश्लिष्टता रचित हुई है। ये कहानियां समाज के अनेक स्तरों से आने वाले पात्रों के माध्यम से उठाई गई हैं और अपनी अपनी वस्तु को अनेक स्तरों पर स्पर्श करती हैं। अधिकतम पात्र संख्या स्त्रियों की है और अपने समवेत से वे स्त्री जीवन के बृहत आख्यान की रचना करती हैं। नमिता पांडे इसका केंद्रीय चरित्र है। सूत्र संक्षेप में इसे हम नमिता के व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास की कहानी मान सकते हैं। लेकिन एक स्त्री के व्यक्तित्व के निर्माण और विकास में लगने वाला अनुभव कितना विकट, उस अनुभव से उबरने की प्रक्रिया कितनी भीषण और उसे जीवन के सबक की तरह ग्रहण कर सकने वाला जीवट कितना पराक्रमी है, इसका कोई अंदाजा इस सूत्र संक्षेप से नहीं लग सकता। उपन्यास के आरंभ में ही किसी प्रसंग में नमिता सोचती है, उद्धरण चिन्हों में, जीवन देखने निकली हूं। स्त्री के लिए निर्धारित जीवन पद्धति से ये एक अलग और इस अर्थ में किंचित विस्मयजनक स्थिति है कि नमिता इसे पारिवारिक दायित्व के बोझ के तहत त्याग और मजबूरी की तरह नहीं बल्कि अपने लक्ष्य की तरह देखती सी प्रतीत होती है। आरंभ में ही हम जान जाते हैं कि नमिता पांडे के अस्तित्व में एक अलग किस्म के व्यक्तित्व से संपन्न नायिका से हमारी मुलाकात होने वाली है। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, टेकिंग लाइफ एज इट कम्स, यानी किसी निर्धारित आयोजित या प्रायोजित वैचारिक या व्यावहारिक चौखटे के बाहर जिंदगी जैसी भी हो उसका वैसे ही सामना करना। जीवन देखने के लिए निकलना एक स्त्री के लिए ठीक ठीक वही अर्थ नहीं रखता जो एक पुरुष के लिए, हमारे समाज में तो खास तौर से नहीं। नायक के अनुभव संचय की प्रक्रिया का अनुगमन करते हुए उसका जीवन चित्र खींचना उपन्यास का एक बहुपरिचित बहुप्रचलित ढांचा है। आवा अपनी नायिका के अनुभव संचय की प्रक्रिया का अनुगमन करते हुए उसका जीवन चित्र खींचता है और उसमें से अपनी वैचारिकता निचोड़ता है। उपन्यास के पास तो अवश्य ही अपने कथ्य और उद्देश्य की दृष्टि से नमिता के जीवन और अनुभव की यात्रा का एक निर्धारित प्रारूप होगा, लेकिन ये उपन्यास की सफलता का प्रमाण है कि उस प्रारूप में से यात्रा निकाली जाती हुई सी प्रतीत हो, इसकी बजाय संरचना में ऐसा प्रतीत होता है कि यात्रा के द्वारा और दौरान वो प्रारूप रचित हो रहा है, मानो वो प्रारूप है ही नहीं। ये स्त्री की आंखों से देखी गई दुनिया का चित्र है, लेकिन वह केवल स्त्री की दुनिया नहीं है। आवा के शीर्षक को अगर हम देखें तो इसे समझने की कोशिश करते हुए मैं चित्रा मुद्गल को उद्धृत करती हूँ। उपन्यास की रचना यात्रा पर अपने एक आलेख में चित्रा मुद्गल नामकरण के बारे में बताती हैं। दरअसल मैं बैसवाड़े की हूँ। हमारे यहाँ दो कहावतें खासी प्रचलित रही हैं। पहली है, माँ की कोख कुम्हार का आवा, यानी कि जिस अतिरिक्त सार संभाल की आवश्यकता स्त्री के नाजुक कोख और कुम्हार के आवा के लिए होती है, उसकी उपेक्षा अनपेक्षित परिणाम का कारण बन सकती है। यह भी कि दोनों के भविष्य के बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी कहावत है, फलाने का तो आवे का आवा ही खराब हो गया, यानी जिस खानदान की संतानें उसकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर राह से बेराह हो जाती हैं, वही प्रज्वलित आवा के नष्ट होने का मर्म है। अभी प्रस्तावना में हमने 1990 के दशक में नई अर्थनीति के सूत्रपात का जिक्र किया है और उसके साथ आने वाले सामाजिक सांस्कृतिक बदलावों का भी। अस्मिता मूलक चिंतनों ने विकास का एक चरण पार करके यहाँ तक आते आते समाज में शक्ति और सत्ता के संतुलन बदल दिए हैं। स्त्री चिंतन और दलित चिंतन इनमें प्रमुख है। मुक्त बाजार की संस्कृति ने उपभोक्तावादी मूल्यों को वरीयता देकर जीवन का, खासतौर से मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय जीवन का नक्शा बदल दिया है।
अडिग और अटूट सी प्रतीत होती शुचिताओं की विदाई का वक्त है। इसका सीधा संबंध स्त्री के जीवन और आत्म छवि के बदलाव से है। नए आरंभ का ये पहला ही दशक है। अपनी परिचित ध्रुवताओं का ध्वंस और अपसंस्कृति का पहला हमला समाज को झकझोर रहा है। यही है आवा का पहला प्रतीकार्थ, आवे का आवा खराब होना। संजय कनोई और उसका संसार। दूसरा प्रतीकार्थ मां की कोख के समान कुम्हार का आवा, जिसकी आंच में पात्र पकता और परिपक्व होता है, और पात्र का मतलब सिर्फ बर्तन नहीं होता। आवा नमिता की जीवन यात्रा और अनुभव यात्रा के मद्देनजर अपना ये वाला प्रतीकार्थ अर्जित करता है। जीवन देखने के लिए निकलने वाली स्त्री के लिए जीवन एक भट्टी सरीखा है। कदम कदम पर प्रतिकूलताएं, प्रलोभन, छल छद्म के जाल, तरह तरह की असुरक्षाओं के खड्डे और खाइयां उसकी प्रतीक्षा में मुंह बाए बैठे हैं। अब ये उस पर निर्भर है कि उस भट्टी को वो आवा में बदलकर चाक से उतरे बर्तन की तरह अपने तपने कच्चेपन से मुक्त होने और पकने का साधन बना लेती है, या फिर आवे का आवा बर्बाद वाले संसार में शामिल हो जाती है। वस्तु विश्लेषण की ओर बढ़ने से पहले कथानक से परिचित हो लेना जरूरी है। यहाँ मैं आपके समक्ष प्रसिद्ध कथाकार और समीक्षक बलराम कृत बहुत कुशल और सधा हुआ सार संक्षेप प्रस्तुत कर रही हूँ। इस संश्लिष्ट कथानक की जटिलताएं यहाँ सुलझा दी गई हैं। आवा की नायिका नमिता पांडे कामगर अघाड़ी में ट्रेड यूनियन का काम करने वाले मजदूर नेता देवी शंकर पांडे की बेटी है, और एक श्रमिक आंदोलन के दौरान हुए जानलेवा हमले में पांडे जी बच तो गए हैं, लेकिन पक्षाघात के शिकार हो गए, चलने फिरने तक से महरूम। उनकी पत्नी क्रूर और कर्कशा है, जो उन्हें ही नहीं अपनी बड़ी बेटी नमिता को भी हमेशा जली कटी सुनाती रहती है। माँ बेटी पापड़ बेलने का काम करके किसी तरह गृहस्थी की गाड़ी को चलाने की कोशिश करती हैं। फिर अन्ना साहब उसे अपने पिता की जगह कामगार अघाड़ी की नौकरी दे देते हैं। बेटी जैसा मानते और कहते हुए भी एक दिन अन्ना साहब उसका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं, तो नमिता का मोह भंग हो जाता है और वो कामगार अघाड़ी छोड़कर अन्यत्र नौकरी ढूंढती है। एक मैडम अंजना वासवानी उसे संजय कनोई जैसे धनपति के स्वर्णिम जाल में फंसा देती। उधर कामगार अघाड़ी में अन्ना साहब श्रमिक संगठन के आंदोलन अपने पेच पैतरों से चलाते रहते हैं। दूसरी ओर एक दलित श्रमिक और उभरता नेता पवार नमिता से विवाह कर खुद को अन्ना साहब के समानांतर बड़ा नेता बनाने का सपना पालने लगता है। नमिता उसे पसंद भी करती है, लेकिन पवार और अन्ना साहब के बीच राजनीतिक जालों और जातिवादी गिरोहबंदियों में फंसना उसे मंजूर नहीं। वो फंसती है संजय कनोई के जाल में। संजय कनोई का जाल लेकिन बहुत बड़ा है और महीन भी, जिसे काफी समय तक नमिता समझ ही नहीं पाती। समझ तब पाती है जब संजय कनोई की औलाद की बिन ब्याही मां बनने जा रही होती है। तभी अन्ना साहब की हत्या का समाचार पाकर वो सन्न रह जाती है और सदमे से उसका गर्भपात हो जाता है। नमिता खुद भी मां बनने की बहुत इच्छुक नहीं थी, लेकिन गर्भ गिरने को संजय कनोई नमिता के ही किसी प्रयास का कारण समझकर फट पड़ता है। जानती हो बाप बनने के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर कितना खर्च किया। उस मामूली औरत अंजना वासवानी का की क्या औकात कि तुम्हारे ऊपर पैसा पानी की तरह बहा सके। उसका जिम्मा सिर्फ इतना भर था कि वो मेरे पिता बनने में मेरी मदद करे और सौदे के मुताबिक अपना कमीशन खाए। लेकिन ये जान लेने के बाद नमिता संजय कनोई की ऐशगाह में रुकती नहीं, वहां से कामगर अघाड़ी वापस आ जाती है। उपन्यास की केंद्रीय कथा का ये न्यूनतम खाका है, मात्र अस्थिपंजर। लेकिन इतना भर जानना वास्तव में उपन्यास के बारे में कुछ भी जानना नहीं है। एक विशाल पात्र संख्या की अनगिनत कहानियों के माध्यम से कथ्य आकार लेता है और अनेक परतों के उद्घाटन से अपनी दृष्टि के बहुलतावादी स्वभाव का अर्जन करता है। नमिता इस पूरे जीवन व्यापार में कहीं भागीदार भोक्ता की हैसियत से मौजूद है, तो कहीं साक्षी की हैसियत से। मां द्वारा तिरस्कृत एक दब्बू और कमजोर लड़की, मजदूर संगठन की कार्यकर्ता,
सफल मॉडल और एक धनाढ्य उद्योगपति की प्रेमिका बनने के क्रम से गुजरती हुई वो क्रमशः आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है। पता नहीं कब एक उपभोग वस्तु बन जाती है, खुद को वस्तुकरण से मुक्त करती है। उपन्यास के अंत में वो निर्णय क्षमता का परिचय देते हुए कर्ता की हैसियत अख्तियार करती है, मानो आंवे की आंच से तपकर पका हुआ पात्र। अब इस कथानक के भीतर कथ्य की अनेक परतें गुथी हुई हैं। इनमें पहली है श्रमिक संगठनों की राजनीति। उपन्यास के आरंभ में ही नमिता लोकल ट्रेन के गलत डब्बे में चढ़ जाती है। डब्बा प्रथम श्रेणी का है और उसके पास पेनल्टी भरने लायक पैसा नहीं है। इस संकट से उसको अंजना वासवानी उबारती है और साथ ही अपना परिचय और पता देकर 5 सितारा दुनिया का प्रवेश पत्र भी थमा देती है। इस नाटकीय संयोग का रहस्य आगे जाकर खुलना है। आगे जाकर पता चलना है कि अंजना वासवानी अमेरिकी संस्कृति के उपभोक्तावादी मायाजाल की दलाल, उसके जैसी लड़कियों को पकड़ने और फंसाने के मकसद से ही लोकल ट्रेन में सफर करती है। उपन्यास का वर्तमान इसी 5 सितारा संसार में नमिता का जीवन है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में उसका अपना संसार मौजूद है और वो संसार कामगार अघाड़ी के संस्कार का है। अन्ना साहब की अभिभावकता में कामगार अघाड़ी में पवार के अधीन काम करते हुए वे उसके रूखेपन से आहत, लेकिन उसके खरेपन की वजह से उसकी तरफ आकर्षित भी होती है। वो अन्ना साहब के मुकाबले में तेजी से उभरता, शक्ति का नया केंद्र बनता हुआ मुंहफट, महत्वाकांक्षी, तेजस्वी लेकिन दलित होने की कुंठा से ग्रस्त युवक है। अन्ना साहब की राजनीति के पेंच और पैंतरों, मजदूर आंदोलन के भटकावों और राजनीति में अपने अन्य सहयोगियों का खरा विश्लेषक है। उपन्यास में पवार के माध्यम से दलित जीवन और दलित विमर्श के भी कई कथानक अनायास ही आ गए हैं। दलित नेताओं के भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने समीकरण हैं और अपनी नीतियां हैं। आवा स्त्री की निगाह से ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स को इतनी बारीकी और विस्तार से देखने का प्रथम उदाहरण है। उपन्यास के ब्लर्ब पर कथ्य के सूत्र का संकेत देते हुए ये सवाल अंकित है: विरासत भेड़िए की शक्ल क्यों पहन बैठी? ट्रेड यूनियन जो कभी व्यवस्था से लड़ने के लिए बनी थी, आज़ादी के 50 वर्षोपरांत आज क्या वर्तमान विकृत भ्रष्ट स्वरूप धारण करके स्वयं एक समानांतर व्यवस्था नहीं बन गई? कथ्य का दूसरा सूत्र है उपभोक्ता समाज की विकृतियां। कामगार अघाड़ी में श्रमिक राजनीति के दांव पेंचों से विरक्ति और अन्ना साहब द्वारा यौनिक उत्पीड़न से वितृष्णा के नतीजे में नमिता अंजना वासवानी के परिचय पत्र के सहारे उच्च वर्गीय संसार में दाखिल होती। उपन्यास की संरचना में शायद इसे 2 भ्रष्ट प्रतिसंसारों का आमना सामना कह सकते हैं, जिनके बीच उपन्यास एक ईमानदार सवालिया नजर बनकर खड़ा होता है। लेकिन इस उपभोक्तावादी संसार की विकृतियों का तो कोई और छोर ही नहीं। अंजना वासवानी, गौतमी, चेतना स्वामी, देवयानी, निर्मला कनोई और संजय कनोई इस दुनिया के बाशिंदे हैं और उसकी सड़ांध को 5 सितारा जीवन स्तर, सौंदर्य और सुरुचि का जामा पहनाते हैं। यहाँ पूरी दुनिया महज एक बाजार है जहाँ कीमत लगाने और देने भर की देर है और हर चीज बिकाऊ है। स्त्री की छवि, स्त्री की देह, स्त्री का प्रेम और स्त्री की कोख। इस दुनिया में दाखिल होकर नमिता व्यक्ति से वस्तु में बदल जाने की संभावना द्वारा लील लिए जाने की परिणति से गर्भपात की दुर्घटना द्वारा बचा ली जाती है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों दुनियाओं के, इन दोनों संसारों के बीच में तीसरी दुनिया की विशालकाय आबादी है। तीसरी दुनिया यानी स्त्री आबादी और वहाँ बार बार व्यक्त होने वाली स्त्री दृष्टि। इस पात्र बहुल संसार में स्त्री पात्रों की संख्या बड़ी भारी है और कथा सूत्रों की अनगिनत दिशाओं में से हर सूत्र एक नई कथा बुनकर ले आता दिखाई देता है। केंद्र में नमिता के चारों ओर की ये परिधि असल में पूरा स्त्री संसार है। कामगार अघाड़ी, श्रमजीवा और जागोरी जैसे संगठनों की स्त्रियां
नमिता के घर परिवार, माँ, मोहल्ले, पड़ोस की स्त्रियां और सखियां सहेलियां, स्वयं नमिता और हर्षा, जो आरंभ में शायद नमिता की सखी का नाम है, लेकिन अंततः उसके ऑल्टर ईगो की तरह रची जाकर उसका एकांत संबोधन बन गई है। ये पूरा समवेत है जिसमें से कुछ चेहरे फोकस में आते हैं और अपनी छाप छोड़ जाते हैं। श्रमिक राजनीति और उद्योग जगत के दो शिखरों की परतों के बीच में दरअसल ये स्त्री जगत ही इस उपन्यास की दुनिया है। अपने अधिकारों, अपनी कानूनी अवस्थितियों से पूरी तरह से अनजान और उसकी वजह से शोषण, उत्पीड़न के शिकार होने को मजबूर स्त्रियों से लेकर उनका नेतृत्व करने में समर्थ चेतना संपन्न स्त्रियों तक, उपभोक्तावादी प्रलोभनों में लिप्त, बाजार की भूल भुलैया में चकराती शिकार स्त्रियों से लेकर खरीदार और दलाल स्त्रियों तक, कथा दर कथा ये आबादी हमारे सामने आती, अपना वृत्तांत खोलती चली जाती है। कुछ हैं जो एक से अधिक बार प्रकट होती, थोड़ा अधिक जगह घेरती और अपने वृत्तांत को विस्तार और परिणति तक पहुंचाती हैं। कुछ जरा देर को कौंध कर लुप्त हो जाती हैं, लेकिन अविस्मरणीय है। स्त्री की दुनिया का मतलब ही लैंगिक उत्पीड़न, अन्याय और गैर बराबरी। कोई स्त्री नहीं जो इस उत्पीड़न से न गुजरी हो, कोई ठिकाना नहीं जहां वो सुरक्षित हो। पिता द्वारा पुत्री का, भाई द्वारा बहन का, परिवारीजन द्वारा संबंधी बच्ची का यौनिक उत्पीड़न दिखाई देता है। स्मिता और गौतमी की कहानियां बताती हैं कि विकल्पहीन स्थितियों में फंसे होने का आक्रोश कैसे पुरुष द्वेष की प्रतिशोध परायण मानसिकता में परिणत हो सकता है और स्वच्छंद यौनाचार की उद्धतता में भी। आवा का वास्तविक योगदान सबल स्त्री पात्रों की रचना में है, जिनके जरिए स्त्री के संघर्ष को स्वर भी मिलता है और सवालों के लिए समाधान के इशारे भी। आर्थिक आत्मनिर्भरता मूल मंत्र है। आवा के लगभग सभी स्त्री पात्र स्वावलंबन की भावना को महत्व देते हैं। आवा के स्त्री पात्रों में दृढ़ता है जो चित्रा मुदगल की स्त्री दृष्टि के कारण है। वे मजबूर औरतों की कहानियां नहीं सुनाती। नमिता पिता के लकवाग्रस्त होने पर अपने परिवार को आर्थिक अवलंब देने के लिए नौकरी करने निकलती है। यही अनुभव के लिए और दुनिया देखने के लिए निकलने की शुरुआत है। उसकी माँ श्रमजीवा में पापड़ बेलने का काम करती है। श्रमजीवा की संचालिका शाहबेन के प्रबंधन कौशल और संचालन क्षमता में उनका स्त्री होना आड़े नहीं आता। श्रमजीवा को हम एक स्त्री श्रमिक संगठन की हैसियत से कामगार अघाड़ी की तुलना में भी रखकर देख सकते हैं, जहां वर्चस्व की प्रतियोगिता की बजाय परस्परता का वातावरण दिखाई देता है। व्यक्तित्व और चरित्र की सबलता का एक परिणाम अपनी भावना के सम्मान और उन संबंधों के निर्वाह में दिखाई देता है जिनको समाज में अवैध कहा जाता है। उपन्यास में इसके दो उदाहरण हैं। किशोरी बाई का प्रेम संबंध देवी शंकर पांडे के साथ हैं और वे ही उसकी पुत्री सुनंदा के पिता हैं। सुनंदा का प्रेम सुहेल से होता है और वो बिना विवाह के ही सुहेल के बच्चे की मां बनती है। पूरे उपन्यास में उत्तर आधुनिकतावादी अपसंस्कृति के पेटे में पड़ने वाले अन्य अनेक अनैतिक अवैधताओं के चित्र खींचे गए हैं, लेकिन ये दो प्रसंग अवैध भले ही कह लिए जाएं, अनैतिक नहीं कहे जा सकते। भावना के सत्य, समर्पण की निष्ठा और गर्व के बावजूद वो सुहेल के परिवार की ओर से धर्म परिवर्तन की शर्त पर विवाह करने से इनकार करती। इतना ही नहीं, अपने काम की जगह पर मातृत्व अवकाश के अपने अधिकार के लिए झगड़ा भी करती है, क्योंकि इस अधिकार का संबंध मातृत्व से है, विवाह से नहीं। लेकिन उसकी यह सच्चाई और ईमानदारी कट्टरपंथियों के हाथे सांप्रदायिकता की बलि चढ़ जाती है। उसकी हत्या हो जाती है, उसकी नानी उसकी बच्ची को पाल रही है। अस्मिता मूलक स्त्री चिंतन को केंद्र में रखकर इस उपन्यास को पढ़ते हुए दिखाई देता है कि वो स्त्री के पक्ष से हर चीज के लिए एक सवाल है। परिवार, परंपरा, संस्कृति, नैतिकता, हर वो मूल्य जो स्वयं विकृत हो चुकने के बावजूद पितृसत्ता की दी हुई प्रतिष्ठा से मंडित है, यहाँ संदिग्ध बनाया गया है। असल में तो शायद ये संकेत भी पाया जा सकता है कि जिन जड़ताओं को मूल्य का दर्जा देकर संस्कृति, परंपरा और नैतिकता का पर्याय माना जाता रहा है, उनके ध्वंस के क्षण में
अब संस्कृति भी अंततः एक प्रति संस्कृति की ओर जाने की दिशा खोल सकती है, जिसकी रचना किशोरीबाई, सुनंदा, शाहबेन जैसी स्त्रियों के हाथों होती दिखाई देती। आवा के भाषा शिल्प की बात करें तो ऊपर उपन्यास में कथ्य के कुछ घटक सूत्र रूप में पहचाने गए हैं, लेकिन उपन्यास की संरचना में हर सूत्र जटा शिल्प की तरह एक दूसरे में उलझकर कथा में से निकलती कथा का सा आभास देता है। श्रमिक संगठनों की विघटन की ओर जाती राजनीति हो या उपभोक्तावादी बाजारवादी समाज के संदर्भ या फिर उत्तर आधुनिकतावादी वैचारिकी के विमर्श, ऐसा लगता है कि जितनी भी सामग्री जिस भी विषय पर जहां से भी उपलब्ध है, सबकी सब यहाँ उड़ेल दी गई है। इसलिए सामग्री की बहुलता और उसको समेटने बांधने की कोशिश में संरचना दोनों के बीच एक तनाव सा चलता रहता है। कथ्य और रूपाकार में द्वंद्व भी उपन्यास को पढ़ते समय किसी जंगल में गहरे और गहरे घुसते चले जाने का एहसास देता है। इसीलिए उपन्यास के अंत में पाठक के पास अभिभूत होने का सुखद एहसास बना रहता है। जितने पात्र हैं उतने ही संदर्भ, उतने ही घटनास्थल, संबंधों के उतने ही ताने बाने, एक ही स्थिति पर प्रतिक्रिया और परिणाम की अनेक संभावनाएं एक दूसरे के साथ बहस करती हुई उपस्थित की गई हैं। उदाहरण के लिए स्मिता और गौतमी का वृत्तांत, जहां पिता ही अपनी बड़ी बेटी का यौन शोषण करता है और तीनों स्त्रियां यानी मां और दोनों बेटियां इस उत्पीड़न को सहने के लिए मजबूर हैं। नतीजे में बड़ी बेटी दीन, दुर्बल और भयभीत बनती है। छोटी बेटी क्रुद्ध और उद्धत, इतनी क्रुद्ध कि पिता की हत्या कर डालती है। इस पूरे संसार को उसके विशाल जटा अस्तित्व में थामने वाली भाषा को चित्रा मुद्गल ने हर संदर्भ के अनुकूल रूपाकार में उपलब्ध किया है। इसलिए पात्रानुकूल, संदर्भानुकूल बहुरंगी भाषा आवा की एक खास उपलब्धि है। कहीं वो आवेग से थरथराती है, कहीं राजनीतिक वैचारिक विश्लेषण में तर्कशील और पैनी हो जाती है, कहीं मुहावरों के तो कहीं बिंबों के बाहुल्य से चाक्षुष हो जाती है। सूक्ति कहीं कहीं अलंकृति के अतिरेक का आभास देती हुई काबू से बाहर हो जाती सी भी दिखती है। सूक्ति, संवाद, वृत्तांत, भाषा के हर अवतार में उस पर चित्रा मुद्गल के असामान्य अधिकार के प्रमाण छिपे हैं। निष्कर्ष की तरह कह सकते हैं कुल मिलाकर कि आवा स्त्री की नज़र से देखे गए संसार की कहानी है। ये एक विस्तृत फलक का उपन्यास है जो अपनी वस्तु बहुलता, कथा बहुलता और पात्र बहुलता के कारण बहुत संश्लिष्ट और जटिल बन गया है। श्रमिक संगठनों की राजनीति के विषय में उपन्यास की दृष्टि से अनेक वामपंथी आलोचकों ने अपने असंतोष को अभिव्यक्त किया है, लेकिन इसकी वास्तविकता से इनकार वे भी नहीं कर सके। उसकी उपलब्धियों को अनदेखा करने, एक तरफा और एकांगी चित्रण करने, सरकारी नीतियों पर भी बराबरी से हमला न करने की शिकायत वे जरूर करते हैं। लेकिन इस संदर्भ में एक बात तो यह है कि उपन्यास ट्रेड यूनियन के इतिहास के बारे में नहीं है। वो एक काल विशेष में श्रमिक संघर्ष के चरण विशेष के संदर्भ में अपने उपन्यास के कथ्य के अनुरूप अपनी सामग्री का चयन करता है। दूसरी बात यह कि उपन्यास में भी इस विघटन को बहुत तकलीफ के साथ दर्ज किया गया है और अंततः उसकी कथा को संगठन की शक्ति में विश्वास की दिशा में मोड़ा गया है। अब संस्कृति के प्रसार के उपभोक्तावादी दौर में वो सामाजिक अन्याय, मूल्य विघटन, लैंगिक उत्पीड़न, बाजारवादी छलात्कार के चित्र खींचकर प्रकारांतर से सामाजिक न्याय, मूल्यांवेषण, मानवाधिकार और स्त्री पुरुष की समानता के पक्ष में पाठक को उद्वेलित करता है।